नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं जो आपको यूनिट पढ़ाने वाली हूँ वो एक कॉमन यूनिट है जिसका नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी आपके बीएससी जो 6th सेमेस्टर है उसके जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी दोनों पेपर्स में आपके कॉमन है, तो उसको मैं एक साथ पढ़ाऊंगी क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपकी बॉटनी वाले सेक्शन में हैं और कुछ जूलॉजी वाले सेक्शन में नहीं हैं, लेकिन मैं इसको कंबाइन पढ़ाऊंगी और आप नोट्स भी कंबाइन ही बनाएंगे क्योंकि इकोलॉजी में चीज़ें बदल नहीं जाएंगी वो जूलॉजी में हो जाने से या बॉटनी में हो जाने से। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने, मान लीजिए जिन्होंने बॉटनी नहीं लिया है, बॉटनी के साथ जूलॉजी और केमिस्ट्री लिया है, या जिन्होंने केमिस्ट्री और बॉटनी लिया है, तो उन सभी को ये पढ़नी है चीज़ें। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक आपका हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी के बारे में कि इकोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कि 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में कैसा था, अभी इस टाइम पे कैसा है, कौन कौन सी थियरीज आई, इन सारी चीज़ों के बारे में हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। बेसिकली हम हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं, पास्ट इवेंट्स, मतलब पीछे जो इवेंट्स हुए हैं आपके वही चीज़ें। जैसे हम अपने हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि हमारे हिस्ट्री में ब्रिटिश रूलर्स आए और उसके बाद से मोमडन्स रूलर्स आए, कई सारे रूलर्स आए, कौन कौन से चेंजेस हुए, कई सारी क्या हुए, कई सारी चीज़ें हुई, आंदोलन वगैरह हुए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं पास्ट इवेंट के बारे में। उसी तरह से इकोलॉजी की हिस्ट्री में हम इकोलॉजी के पास्ट इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इकोलॉजी, सबसे पहले हम जानेंगे इकोलॉजी के डेफिनेशन के बारे में कि इकोलॉजी किसको कहते हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी जो है एंशियंट ग्रीक वर्ड ओइकोस से लिया गया, जिसका मतलब होता है हाउस। ठीक है, हाउस, एंड लॉगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ। कहीं भी लॉजी अगर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टडी। जैसे इकोलॉजी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, कोई भी जगह पे आता है, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, कहीं भी लॉजी आता है उसका मतलब होता है उस चीज़ की स्टडी। तो जहाँ पे हम हाउस की, किसी हाउस मतलब समझ रहे हैं, एक हाउस है उसमें लोग रहते हैं, उनके बारे में, उस हाउस के अगल बगल का इन्वायरमेंट है उसके बारे में जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। ये कैसा स्टडी होता है, रिलेशनशिप जानने के बारे में लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस और उनके फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरैक्शन किसके साथ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम बायोटिक और नॉन एबायोटिक के नाम से पढ़ेंगे जब इनके फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, फैक्टर्स ऑफ इकोलॉजी। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटरेक्शन, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का इंटरेक्शन, उसके आसपास एयर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, लाइट प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, तो ये क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं, लाइफ पाई जाती है। और इसका इंटरेक्शन किसके साथ, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ, फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, इसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जो ये टर्म है इकोलॉजी, इसे पहली बार एक साइंटिस्ट थे, किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल एक साइंटिस्ट थे, लेकिन इसे यूज़ किसने किया था पहली बार, उसे रीटर ने यूज़ किया था। ठीक है, दिया, इन्होंने दे तो दिया लेकिन इससे यूज़ करने वाले रीटर थे। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अगर फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करें तो अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट के बारे में कहा जाता है कि इनको फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आगे आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्योंकि इनका इकोलॉजी में बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा रोल है और बहुत अच्छा रोल है, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, तो इस वजह से जेनेटिक्स का उनको फादर कहा जाता है। जैसे कि जूलॉजी का फादर एरिस्टोटल को कहा जाता है क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा रोल है जूलॉजी की फील्ड में। बॉटनी में थियोफ्रास्टस, उसी तरीके से इनका अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का इकोलॉजी में बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, और एक टर्म आता है इकोलॉजी के लिए जिसे बाइकोइनोस कहते हैं, इसे टर्म दिया था इकोलॉजी के बारे में कार्ल मोबियस ने। ठीक है, ओडम एक साइंटिस्ट आते हैं, ओडम की बुक आपकी जो है इकोलॉजी की बहुत ज़्यादा फेमस है। ओडम ने डिफाइन किया था इकोलॉजी को कि ये एक टाइप की स्टडी है, किसके बारे में, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ नेचर का स्ट्रक्चर और फंक्शन, मतलब समझ रहे हैं, नेचर के फिजिकल चीज़ों के बारे में और फंक्शन के बारे में उसके, कि कैसे वो वर्क करता है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और बताया गया है कि व्हाट इज इकोलॉजी, तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि उनके इंटरेक्शन को कहते हैं। अर्नेस्ट हैकेल ने इसका नाम दिया था, रीटर ने इसको सबसे पहले यूज़ किया था, और ये कुछ और डेफिनेशन है, चाहे तो इसको भी आप ऐड ऑन
कर सकते हैं वही चीज़ें बताई गई हैं। एक और इसका एग्जांपल दिया गया कि इसमें हाउ ऑर्गेनिज्म शेप्ड बाय सराउंडिंग एज वेल हाउ दे यूटिलाइज इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज सच एज एनर्जी फ्लो मिनरल साइकिलिंग। मतलब इसके बारे में बताया गया है कि कैसे ऑर्गेनिज्म अपने आप को क्या करते हैं सराउंडिंग के हिसाब से सेट कर लेते हैं और कैसे वो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले जैसे कि एनर्जी फ्लो यानी कि इन्वायरमेंट में क्या पाया जा रहा है आपका सन पाया जा रहा है, सन से लाइट निकल रही है, उस लाइट को प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ क्या है एक इंटरैक्शन ही है जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को प्लांट यूज़ कर रहे हैं। उसी तरीके से मिनरल साइकिलिंग पढ़ते हैं आप जिसमें बायोजियोकेमिकल साइकिल में नाइट्रोजन साइकिल कार्बन साइकिल सल्फर साइकिल ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके इन्वायरमेंट में पाई जा रही हैं। कुछ आपके वाटर में पाए जा रहे हैं, कुछ अर्थ में पाए जा रहे हैं, कुछ आपके चट्टानों में पाए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिकली इनमें नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में जैसे कि बायोटिक में नॉन लिविंग कंपोनेंट आते हैं और बायोटिक में लिविंग कंपोनेंट आते हैं। इन दोनों के बीच में क्या देखते हैं इंटरेक्शन। ये दोनों क्या है फैक्टर्स ऑफ इकोलॉजी हैं। फैक्टर्स ऑफ इकोलॉजी में आप बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत इसकी 18th सेंचुरी से हुई थी। ठीक है, जो ईयर था 1800। ठीक है, अभी तो हम लोग 2000 में हैं। 1800 ईयर में इसकी बेसिकली उसके पहले से भी इसका स्टार्टिंग था लेकिन जो बेसिकली इसका स्टार्ट हुआ था वो 1800 से हुआ था। उस टाइम पे दो स्कूल चलते थे। ठीक है, उनके दो थॉट थे। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी के जो है इकोलॉजी के दो स्कूल्स ऐसे थे जिनके दो थॉट थे। पहला स्कूल था आपका एक आर्केडियन स्कूल और दूसरा था इंपीरियल इकोलॉजी। ठीक है, आर्केडियन इकोलॉजी जो थे ये फर्स्ट स्कूल था थॉट का इकोलॉजी के बारे में। इन्होंने प्रमोट किया था इस बात को कि सिंपल हम्बल लाइफ फॉर मैन एंड हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। इन्होंने ये कहा कि जो लाइफ है ह्यूमन की सिंपल हम्बल लाइफ है, मतलब बहुत हम्बल है ह्यूमन पीपल, और इनका हारमोनियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गहरा संबंध। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं एक तरीके से कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट रिलेशनशिप इनका मैन का नेचर के साथ था। ठीक है, वही बात कही जा रही है जो इकोलॉजी के मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था। ठीक, सेकंड थॉट था इंपीरियल इकोलॉजी के बारे में। ये थॉट क्या कहती है कि believes in stabilizing man domination over nature by the application of region of hand hard effort। इन्होंने बताया कि जो मैन का डोमिनेशन है नेचर के ऊपर, मैन नेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेट मतलब नेचर की चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगा, डोमिनेंट होने लगा। ठीक है, इस वजह से क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था हार्ड एफर्ट डाल रहा था, इसकी वजह से मैन क्या हुआ नेचर के ऊपर डोमिनेट करने लगा। दैट मीन्स पहले क्या थी चीज़ों को लोग नेचुरली यूज़ करते थे, लाइक जैसे प्लांट्स वगैरह हैं उन्हीं में पेड़ पत्तों का यूज़ करके उसका यूज़ करने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हार्ड वर्क किया, प्लेइंग मतलब खेती करना स्टार्ट किया, घर बनाने स्टार्ट किए, बिल्डिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसकी वजह से मैन क्या हो गया नेचर के ऊपर डोमिनेट हो गया, ज़्यादा वर्क करने लगा। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं आपके 18th सेंचुरी में, कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस के बारे में आप सब जानते होंगे। इन्होंने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर द्विनामकरण पद्धति के बारे में बताया था। इन्होंने क्या किया, इनकी एंट्री हुई और ये बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यू वर राइवल्स। ये इन्होंने क्या माना कि ये दोनों राइवल्स हैं, जो दोनों पॉइंट्स हैं आपके स्कूल्स के दो थॉट्स हैं, ये दो एक दूसरे के राइवल्स हैं। कार्ल लीनियस ने 1758 में ठीक है एक एस्टेब्लिश किया था साइंस ऑफ टैक्सोनॉमी, जिन्होंने इसमें नामिंग और क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिज्म को, मतलब बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था, स्पीसीज एंड जेनरा के बारे में, और क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, लीनियस जो है एक रिकॉर्ड लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड बनाए थे किसका, प्लांट्स और एनिमल का, अपने बुक में जो कि PDF फॉर्म में भी पाई जाती है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है, लीनियस जो है जब इन दोनों को ऑब्जर्व किया, आपके दोनों इंपीरियल स्कूल को और दूसरा आपका था क्या आर्केडियन स्कूल को, तो लीनियस जो थे उन्होंने एक स्टॉन्च प्रोपोनेंट ऑफ इम्पीरियलिज्म, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा ये किसके समर्थक थे, जो इम्पीरियलिज्म वाला थॉट था उसके ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा समर्थक थे कि ये जो इम्पीरियलिज्म वाला थॉट कह रहा है कि मैन जो है नेचर के ऊपर डोमिनेंट होता जा रहा है, ये बात इन्होंने क्या की थी
इसके ये बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे। देन आपका आता है 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में भी 2 पार्ट आते हैं, एक अर्ली 19th सेंचुरी और दूसरा आता है आपका लेट 19th सेंचुरी। तो अर्ली 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, अर्ली 19th सेंचुरी में कुछ कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, पुर्तगाल, स्पेन, ये लॉन्च की सीरीज ऑफ वॉयज का मतलब होता है शिप, ठीक है, एक काइंड ऑफ शिप पे डार्विन भी बैठ के गए थे, ठीक है, HMS बीगल वॉयज पे, ठीक है, हिज और हर मैजेस्टी बीगल उस वॉयज पे। तो इन्होंने क्या किया, कई सारे यूनाइटेड किंगडम, पुर्तगाल, स्पेन, इन्होंने क्या किया, अपने कई सारे जहाज जो है उतारे, ठीक है, लोकेट किए, किसके लिए, डॉक्यूमेंट न्यू नेचुरल रिसोर्सेज को जाने के लिए। जैसे चार्ल्स डार्विन ने ही डार्विन फिंचेस का और टर्टल्स का क्या किया था, गैलापागोस आइसलैंड पे डिस्कवरी की थी। आप सबने एवोल्यूशन में कभी ना कभी डार्विन का नाम सुना होगा, ठीक है। उसी तरीके से इन्होंने कई सारे सीप अपने जहाज उतारे, नए चीज़ों को डिस्कवर, नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कवर करने के लिए। देन एक साइंटिस्ट आते हैं 1804 में, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज को पब्लिश किया, मोस्टली प्लांट थे इसमें, ठीक है, फॉर विच ही अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग जियोलॉजिकल डेटा, जिसके लिए इन्होंने जियोग्राफिकल डेटा, मतलब जो आप पढ़ते हैं इंडिया का मैप, उस तरीके से जियोग्राफिकल डेटा को इन्होंने क्या किया, यूज़ किया एक्सप्लेन करने के लिए लोगों को, जैसे कि इस एरिया में ऐसे स्पीसीज पाए जा रहे हैं, इस एरिया में ऐसे प्लांट पाए जा रहे हैं, ठीक है। बाद में इसी वजह से इन्होंने कई सारे पेपर रिलीज़ किए, आइडिया प्लांट जियोग्राफी के बारे में बताया। कई सारे स्कॉलर्स, इनके रिसर्च स्कॉलर्स जो होते हैं, उन्होंने अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा। देन आते हैं आपके चार्ल्स डार्विन 1859 में, अपनी थियरी ऑफ इवोल्यूशन को इन्होंने क्या किया था, प्रपोज किया था, थियरी ऑफ इवोल्यूशन एंड एडाप्टेशन, ठीक है। इस आइडिया में इन्होंने क्या बताया था कि ऑर्गेनिज्म चेंज थ्रू आउट टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ देयर हेरिडिटरी क्वालिटीज एंड पर्सनालिटीज। बेसिकली इन्होंने क्या बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसा पैदा हुआ है वो वैसा ही नहीं रहता, ठीक है, उसमें टाइम टू टाइम क्या होता है, इवोल्यूशन होता रहता है और चेंजेस आते रहते हैं और टाइम के साथ अडॉप्ट करता रहता है। दीज इवोल्यूशनरी अडाप्टेशन अलाउ देम टू बेटर अडॉप्ट देयर सराउंडिंग। और ये जो इनके अंदर अडाप्टेशन आती है, अडाप्टेशन एंड एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो इनके अंदर अडाप्टेशन आती है, मान लीजिए आपके यहाँ धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और आप अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर उस धूप को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे तो आप क्या होंगे, आपकी डेथ हो जाएगी। उसी तरीके से चार्ल्स डार्विन ने कहा कि ये जो अडाप्टेशन है इनमें, इनको अपने सराउंडिंग में, अपने इन्वायरमेंट में रहने के लिए क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, ठीक है। दीज अडाप्टेशन ऑल्सो इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ हैविंग मोर ऑफ स्प्रे इंश्योरिंग सर्वाइवल। और ये जो अडाप्टेशन होता है ये इंक्रीज करता है इनके ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, इनके बच्चे, ठीक है, बेसिकली चाइल्ड, ठीक है। तो मोर ऑफ स्प्रिंग का मतलब अगर आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से वहाँ अडाप्ट कर पाएंगे, आपको इन्वायरमेंट बहुत सुटेबल लगेगा, तो रिप्रोडक्शन का जो वो प्रोसेस होता है वो क्या होगा, आपका बेटर होगा और आपका सर्वाइवल भी बहुत अच्छा होगा, आप अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, आपको काइंड ऑफ डिजीज़ नहीं होगी, आपकी डेथ का ऐसा नहीं होगा कि आपकी डेथ हो जाएगी, मतलब सर्वाइवल अच्छा होगा। जो इनकी थियरी थी नेचुरल सिलेक्शन की, इसे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो इनकी थियरी थी, इनको पॉपुलैरिटी दिलाने में, चार्ल्स डार्विन को पॉपुलैरिटी दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। इसी वजह से उसी टाइम पे मैंने आपको जब पढ़ाया था मेंडल के लॉ के बारे में, तो बताया था मैंने कि मेंडल की जो थियरी थी, उनके मरने के 30 साल बाद पता चला कि मेंडल ने कोई थियरी दी थी, इन्हीं की वजह से, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, लोग इवोल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और डार्विन साहब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या थे, फेमस थे, ठीक है। तो लोग उनकी बातों पे उतना ध्यान नहीं दिए क्योंकि वो क्या थे, बायोलॉजी के होकर मैथ की चीज़ों पे काम कर रहे थे, जो हमारे मेंडल साहब थे। इसी वजह से जो डार्विन थे वो उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, उन्होंने लोग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में कि आप अडाप्ट कर रहे हैं, आप फिट रहेंगे अगर आप ये चीज़ें करेंगे, समझ रहे हैं, तो इस लोग इनकी बातों से ज़्यादा उस टाइम पे अट्रैक्टेड थे। चार्ल्स डार्विन जो थे, उन्होंने क्या किया, रिपोर्ट किया और अपने सारे ऑब्जर्वेशन को, और क्या किया, एक पोस्टुलेट मैकेनिज्म, एक थियरी दी अपनी एक बुक में जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। किसके साथ, अकेले इन्होंने ये बुक नहीं लिखी, उन्होंने अल्फ्रेड रसेल वेलास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था,
डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म के बारे में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में कि ऑर्गेनिज्म जो है नेचुरली सेलेक्ट भी होते हैं। तो चार्ल्स डार्विन ने अपने सारे ऑब्जर्वेशन को देखा, जैसे कि ये गैलापागोस आइसलैंड पे गए थे, इन्होंने आई थिंक 5 ईयर तक शिप से क्या किया था, जहाज से ट्रेवल किया था और डिफरेंट आइलैंड पे जाके इन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था, जैसे कि फिंचेस हो गई, चिड़िया छोटी छोटी, और कुछ काइंड ऑफ प्लांट्स के ऊपर, उसके बाद से कुछ टर्टल्स के ऊपर इन्होंने डिस्कवरी की थी। जब इन्होंने 5 साल तक पूरा घूमा और अपनी भी चीज़ों को देखा, इनके फादर भी एक टाइप के नेचुरलिस्ट थे, फिर इन्होंने सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। ठीक है, किसके साथ, अल्फ्रेड रसेल वेलास के साथ मिलकर। फिर आया आपका लेट 19th सेंचुरी। अगर लेट 19th सेंचुरी की बात करें तो टर्म इकोलॉजी यहीं पे इसी टाइम पे इंट्रोड्यूस किया था अर्नेस्ट हकल के द्वारा 1869 में। ठीक है, इकोलॉजी हैज सिंस इवॉल्व्ड इनटू द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन विद देयर सराउंडिंग। वही बात कि क्या होती है, ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है उनके इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, एडवर्ड सियर्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक टर्म क्या किया, क्वाइन किया, उसके बारे में बताया जाता था बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब, बायोस का मतलब लाइफ, स्फीयर का मतलब क्या होता है, लाइफ उनके सराउंडिंग में। ठीक है, टू डिस्क्राइब सिस्टम मेड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। इन्होंने बताया कि जो बायोस्फीयर एक टर्म दिया जिसका मतलब था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग इन देयर सराउंडिंग। ठीक है, इन्होंने 1875 में एक टर्म यूज़ किया बायोस्फीयर, और जो ये बताता था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने सराउंडिंग से क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, सिम्बियोसिस or the living together of two distinct species more or less intimate association or close union was first 19 फिर उसी टाइम पे 1879 में एक टर्म यूज किया गया सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस का मतलब होता है कि दो डिफरेंट स्पीसीज का एक साथ एसोसिएशन में रहना। ठीक है, दो डिफरेंट स्पीसीज का एक साथ एसोसिएशन में रहना, जैसे कि आपके एल्गी और फंजाई। ठीक है, ये दोनों एक साथ आके आपका लाइकेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लाइकेन। एल्गी क्या करता है, एल्गी में आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, फूड बनाने का काम करता है। फंजाई में ऐसा कोई प्रोसेस होता नहीं है, तो इनको फूड की ज़रूरत होती है, ये एल्गी से फूड ले लेते हैं, फंजाई इनको शेल्टर प्रोवाइड कर देता है, घर प्रोवाइड कर देता है, दोनों साथ में मिलकर रहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सिम्बियोसिस कहते हैं। उसी टाइम पे इस चीज़ का भी डिस्कवरी किया गया कि जो रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, कुछ डिस्टिंक्ट अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, उनमें क्या हो सकता है, रिलेशन हो सकता है। ठीक है, यूगेन वार्मिंग founded the field of biogeography in 1895. The study of geographical distribution of living organism is known as biogeography. यूगेन वार्मिंग ने, ठीक है, एक टर्म यूज़ किया, क्या, बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, लाइक एनिमल्स, सारे एनिमल्स में, प्लांट्स में, कि कोई जो अल्पाइन ट्रीज़ हैं, मतलब जो कोनिफर्स ट्रीज हैं, कोन लाइक पाए जाते हैं, वो आपके कहाँ पाए जाएंगे, जो बर्फीले एरियाज़ हैं वहाँ पे पाए जाएंगे। पोलर बियर आपका क्या पाया जाएगा, जहाँ पे बर्फीले एरिया वहाँ पाए जाएंगे। साइबेरियन बर्ड्स कहाँ पाई जाती हैं, ऐसे मतलब सबका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सारे एनिमल एक जगह पे नहीं पाए जाते होंगे। ठीक है, फिर एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि आपका वाइंड हो गया, हवा, फायर, टेम्परेचर और सारी चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेशन हुआ कि उस एरिया में पाए जाएंगे। डिस्कवरी ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी, एंटोनी लेवोसियर ने। एंटोनी लेवोसियर के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो लेवोसियर साहब ने सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल की डिस्कवरी की थी। और थियोडर डी सॉसर, इन्होंने स्टडी ऑफ इकोलॉजी के एड के बारे में, उसके क्या थे, बेनिफिट के बारे में इन्होंने बताया था। कहाँ पे, 19th सेंचुरी में। फिर द रेवल्यूशन ऑफ हाउ नाइट्रोजन इज साइक्लिकली सिंथेसाइज्ड इनटू वेरियस फॉर्म पेव्ड ऑफ वे बेटर और नॉलेज ऑफ न्यूट्रिएंट इनटेक इन लाइव क्रिएचर्स। कैसे नाइट्रोजन साइकिल चलती है, उसका यूज़ कैसे होता है, इसके बारे में भी इस एरा में बताया गया। ठीक है, बताया गया कि नाइट्रोजन है जो है, इसको मेजर न्यूट्रिएंट माना गया है, जो लिविंग स्पीसीज़ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं थोड़ा सा छोटा लेक्चर बताऊंगी। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में फिर हम 20th सेंचुरी के बारे में और इंडियन इकोलॉजी के बारे में, देन इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।